अब इस वक्त जो आपसे मिलने आई हैं वो मैम जो है वो वकील हैं और ये लड़कियां हमारे नूर गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां हैं जो दो एरियाज हैं, एक वेपर मटिया है और एक रायबरी है। तो दोनों वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ की लड़कियां 10th ग्रेडर्स यहाँ आई हैं। तो मैम जो है वो तुम लोगों से बात करेंगे आज वकालत के बारे में तो नहीं करेंगी, लेकिन हाँ जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, ये वकील हैं और ये क्या क्या करती हैं। और मैम है अनुकृति मैम है, अनुकृति मैम, ठीक है। तो अनुकृति मैम से हेलो करो और उसके बाद अनुकृति मैम खड़े होके तुम लोगों से बातें करेंगे और तुम खड़े होकर सॉरी बैठ के तो अब अनुकृति मैम जो है वो बात करेगी, बहुत गौर से सुनना। और अगर कोई सवाल होंगे, हम लोग बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे क्योंकि मैम काफ़ी देर से आई हुई है, इनको भी बहुत बिजी रहती हैं। तो कोई सवाल होंगे तो लिख लेना अपनी कॉपी में, और नहीं तो या तो अगर याद रख सको मैम की प्रोफेशन को लेके, ठीक है, तो वो पूछ लेना। अच्छा, तो शुरू करें आपकी। थैंक यू मैम। हेलो सर, तो बताओ तुम लोग यहाँ कब से आए और कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? घूमे पटना? मजा आया? ये मुझे पता चला ये तुम लोग का शायद फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब तुम लोग अपने अपने स्कूल से पहली बार बाहर आए हो जिले में। इतने अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, हर अलग अलग प्रोफेशन से, तो उनकी कहानी सुन के कैसा लग रहा है? लग रहा है ना कि अचीव कर सकते हो? एक ये भी दुनिया है, अलग है, पर अचीवेबल हो सकती है कुछ, है ना? देखो ये मैं वकालत करती हूँ, यहाँ पटना हाई कोर्ट में हूँ। ये सुनने में जितना लगता होगा कि पता नहीं क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, इतना भी घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। वो शायद तुम लोगों ने अपने गांव में भी देखा होगा, दो लोग झगड़ते हैं तो बीच में एक पंचायत मुखिया आ जाते हैं ना, बोलते हैं ना ये नहीं करो, ये गलत हो रहा है, ये सही है। वो जो बोलते हैं फिर सब लोग मानते हैं ना कि अच्छा नहीं, वहां गए थे पंच से, सरपंच जी ने कहा है ऐसा करना है। आखिर किसी रूल में कहते होंगे भाई तुम्हारी गाय है, इसको क्यों दूसरा उठा के ले जा रहा है, तुम्हारी गाय है ना, वापस करो, बोलते हैं ना। वैसे ही यह वकालत में भी होता है। किसी की जमीन अगर कोई दूसरा हरा पड़ा है तो वो लोग आते हैं अर्जी देने के लिए। यहाँ सरपंच होते हैं तुम्हारे गांव में, यहाँ कोर्ट के लेवल में जज होते हैं, और तुम्हारा पक्ष रखने के लिए हम लोग रहते हैं वकील, जो सहायता करते हैं कि देखिए इनका जमीन है, इनकी ये कागज है। या मान लीजिए किसी ने वहां चोरी कर लिया सामान, अब 2 आदमी तुम लोग झगड़े, उसने चोरी किया, ये बोलेगा मैंने नहीं किया, इसने कहा हाँ मैंने ही किया, इसने ही किया, मैंने देखा है, कल रात आया था घर में, कुछ चुरा के लेके गया है, क्योंकि कल रात से नहीं मिल रहा है। दूसरा आदमी कहेगा गया तो था पर मैंने चुराया नहीं है ना। छोटा मसला होता है तो जिला गांव के लेवल में सॉल्व हो जाता है, और जब उसकी प्रूफ की बात होती है, भाई कैसे तुम्हें पता चल रहा है कि ये चुराया नहीं चुराया है, तब उसके लिए जब जज साहब के पास बोलना होता है, वही काम मैं करती हूँ। तुम्हारी तरफ से जज साहब के सामने तुम लोगों की ही बातें रखती हूँ। और कुछ लॉज होते हैं जो सबके लिए हैं, जैसे तुम लोगों को पढ़ना, शिक्षा का अधिकार, या क्या क्या तुम्हारे हक का है। पढ़ाई सबके हक का है, सबको ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बच्चे पढ़े, भैया पढ़े, भैया को पैसे घर में इतने ही, भैया ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, शादी हो जाएगी, घर संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ सबको पढ़ना चाहिए। जबकि एक लड़के जब पढ़ते हैं तो वो अपना ही भविष्य सुधार रहे हैं, पर जब तुम लोग पढ़ते हो तो तुम लोग पूरे समाज का ही भविष्य सुधारते हो, क्योंकि तुम लोगों में बहुत जिम्मेदारी होती है, घर की भी। सबको समझा सकते हो कि पापा गलत कर रहे हैं, उनको बोल दोगे कि नहीं पापा मैंने तो सुना है ऐसे करना चाहिए, हमें भी दे दीजिए, उन भैया को दे रहे हो मुझे भी दे दो, उन्हीं के बच्चे वो तुम्हें भी देंगे।
कोई चीजों में अगर कहीं फंस रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आया, तुम लोग हेल्प कर सकते हो, है ना। तुम्हारे अगर बच्चे होंगे कल कहीं, उनको पढ़ा सकते हो, क्या क्या और करियर के एवेन्यूज है कि क्या बड़े बन सकते हो। अगर पूरे जिला का भविष्य बदलना है, पहले पढ़ाई करके आओ, ताकि पता कर सको कहाँ तालाब, कहाँ बावड़ी बनाने में फायदा होगा, कौन सा दवाई देने से इलाज ठीक हो सकता है ना। ये सारी चीजें अब आप शिक्षक भी बन सकते हो जिला में जाकर के, अपने अपने गांव में बच्चों को पढ़ा सकते हो। देखो किताब में इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं। जो सपने की दुनिया लगती है वो हासिल कर सकते हो किताब के जरिए। इसलिए मैं आप कहती है किताब पढ़ो, क्योंकि उतनी बड़ी दुनिया शायद मोबाइल नेट भी नहीं पहुंचा पाएगी। वहां तो बहुत कुछ भटकाने के लिए मोबाइल में मिल जाएगा, पर किताब में तो जो लिखा है वो अगर पढ़ लो और उसको, वो ज्ञान जो है ना, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। मैंने यहाँ से अपनी स्कूलिंग की थी एक मिशनरी स्कूल से। इसके बाद जब मैं बाहर पढ़ने गई, पहली बार, जैसे तुम लोग आज यहाँ आए हो ना, पहली बार घर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे वो क्या करे। मैं भी जब पहली बार अपने परिवार से दूर जाके, मैं पुणे में पढ़ाई की हूँ, फिर दिल्ली में पढ़ाई की हूँ। जब पुणे में गई तो था कि रेंट पे करना है, बैंक अकाउंट खोलना है, पापा मम्मी नहीं है, भैया नहीं है, मुझे ही करना है। आज तक कभी बैंक का नॉलेज नहीं है, कैसे कर देंगे। किताब भी खुद ही खरीदना है, एडमिशन भी खुद ही लेना है। बहुत लगता था कि ये कर पाएंगे खुद से, और सब हो गया आसान से। कोई आपके जो बड़े होते हैं वहाँ पे, आपकी बड़ी सीनियर होंगी, उनसे पूछ लो कहाँ ये किताब मिल जाएगा, कैसे बैंक में खोलते हैं। वहाँ आप रहते हैं बैंक मैनेजर, उनको बोल दो कि सर हमें ये खोलना है, हेल्प कर दो, वो भी खोल देते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं जिससे डर लगता है कि बाहर जाके कैसे पढ़ेंगे, अकेले कैसे रहेंगे, वो उतने बड़े नहीं होते जब आप बाहर जाते हो और वो पढ़ाई करते हो। तो वो तो शायद मुझे लगता है 1 महीने मुझे एडजस्ट करने में लगा हो, कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे, वो तो परिवार एक बार हॉस्टल में डाल ही देता है, फिर तो पता चल जाता है। पर वो 1 महीने का हर्डल अगर आप क्रॉस कर लो तो आपका भविष्य बदल सकता है। मैं वहां गई तो मैंने वकालत की पढ़ाई की, 5 साल का कोर्स था मेरा। बहुत लोगों से मिली, वहां के जिला न्यायालय में गई, वहां के लोग की भाषा अलग होती है, वो लोग मराठी बोलने वाले ज्यादा होते हैं, हम लोग हिंदी भाषी है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, आधी बात उनकी समझ में नहीं आती है। लेकिन लोग सब एक जैसे ही होते हैं। पता चलता है कि अगर हम दूसरे प्रांत में भी हैं तो वो भी इंसानी है, उतने ही आत्मीयता से सब मिलेंगे, उतने ही हेल्प करते हैं। तो कभी इस चीज से मत घबराना कि अपने जिला से कहीं बाहर जाकर या कहीं दूर स्कूल में पढ़ना है तो कैसे जाएंगे, वहां तो किसी को नहीं जानते हैं, एकदम अनजान शहर है। वहां भी तुम्हें हेल्प करने के लिए सब मिल जाएंगे। बस खुद पे भरोसा रखोगे, तुम कर सकते हो और तुम सही करोगे। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शिक्षा दी है, जो स्कूल में यहाँ सीख रहे हो, बस उसको अमल करो, उससे मत भटको कि चकाचौंध में गुमराह नहीं हो जाओ। क्योंकि जिस तरह से मोबाइल में होता है ना, एक एडुकेशन वीडियो देखो और 10 ऐड में चले जाते हैं देखते देखते, वैसे ही सब जगह होता है कि अगर अपने उद्देश्य से नहीं भटको और उस चीज से जुड़ा ही आपका एम की तरफ लक्ष्य करके आगे काम करो तो उसको अचीव जरूर करो। तो इस तरह से कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई पे सेकेंडरी में मत रखो, क्योंकि वो शिक्षा से तुम पूरे समाज को बदल सकते हो, अपना तो बदल ही रहे हो भविष्य। ये जान सकते हैं हम, मुझे पता है, मैं इस बात से अवगत हूँ कि तुम लोगों को अपने जिस जिला में जिस परिवेश से आते हो वहाँ बहुत तरीके का डिफिकल्टी का सामना कर रहे हो। कई बार रहता है कि बाहर बच्चों को सेफ्टी के लिए कैसे भेज दें, कभी फाइनेंशियल का आता है कि भाई कितना और पढ़ाएं तुम लोगों को, क्योंकि अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर दें, क्या पता है आगे क्या हो। पर ये सब तुम ना अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो, सिखा सकते हो, भरोसा करा सकते हो कि अच्छे पढ़ कर कि हम भी कुछ हासिल करेंगे और उनका नाम रोशन कर सकते हो। तुम्हें पता है यहाँ भारत में जो पहली चीफ जस्टिस थी लीला से, वो भी कितने चीज हर्डल से क्रॉस करके बनी होंगी, पर
वो पढ़ी, उन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा हासिल की, उन्होंने अपनी शिक्षा सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी। उनके बेटे भी, नाम सुना होगा, कभी नॉवल पढ़े होगा तो विक्रम सेठ बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं, उनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हुए हैं बुक्स के लिए। तो ये सिर्फ उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखी, यही शिक्षा उन्होंने अपने सारे बच्चों को इक्वली बांटी। तो ये एक एम्पावरमेंट होता है। अगर जब तक तुम लोग पढ़ते हो तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई ना कोई प्रोफेशन अचीव करना है कि आज डॉक्टर बन ही जाए या नहीं बने तो उससे उदास होकर के जीवन में हताश नहीं होना है। उस शिक्षा को तुम किस तरीके से और यूज कर सकते हो, डेली में भी यूज कर सकते हो। जैसे मेरा वकालत का ही प्रोफेशन है, इसमें अगर तुम लोग, अगर दो आदमी में कहीं झगड़ा हो रहा है और तुम्हें पता है कि तुम उसको सुलझा सकते हो, तो एक मीडिएशन कहा जाता है, जो बिचौलिए का काम होता है, बीच में आकर दोनों बातों की ध्यान से बातों को सुनता है कि तुम्हारा क्या कहना है या तुम्हारा क्या कहना है, और एक बीच का रास्ता निकालता है जिससे सामंजस्य बना रहे और लड़ाई का माहौल ना हो। ये काम जो एक लॉयर, एक मैं एडवोकेट डिग्री लेके कर सकती हूँ, ये तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब तुम एडवोकेट बनोगे तभी कर सकते हो, पर नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए पढ़ाई को तो नहीं छोड़ना चाहिए। जितना तुम लोग अपना वहां पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि तुम लोग उस समाज में ऊंचे पद तक जाओ, आगे पढ़ाई करो। पर अगर नहीं हो रहा तो इस जीवन में हताश भी नहीं होना, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। जो भी शिक्षा तुम्हें यहाँ मिल रही है, जो आज तक पढ़ते आ रहे हो, यही शिक्षा तुम्हें अपने आगे फ्यूचर जनरेशन में भी देनी है। यहाँ इस प्रोफेशन में इतनी एवेन्यूज है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर कभी वकालत में अगर आते हो, इससे तुम सीधा जज भी बन सकते हो। पढ़ाई खत्म होते ही जुडिशरी का एग्जाम होता है, जिससे कि आप जिला में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो क्राइम का केस सुनते हैं फर्स्ट क्लास का, आप सीधा वो बन सकते हो। आप चाहो तो बैंक में उनको लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हो। बहुत सारा ओपिनियन आता है आपको, लीगल ओपिनियन की। इस बहुत कंपनीज पूछती है कि हमें क्या लेना चाहिए निर्णय, ये लॉ क्या कह रहा है, पर इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है ना। आप पढ़ोगे वो चीज लॉ की तो तुम हर तरीके से कर सकते हो। लीगल एडवाइजर बन सकते हो, जज बन सकते हो, वकील बन सकते हो, बड़े बड़े कंपनियों में काम कर सकते हो, अपना नाम करोगे, अपने परिवार का नाम करोगे, अपने समाज का नाम करोगे पूरा वो। और कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं कह रही हूँ कि प्रोफेशन को भी अपने अहमियत देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे चीजें अचीव करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को बदखिलाफी करनी है, बगावत करनी है, ये कभी नहीं है। या उसको इग्नोर कर देना, शायद वो दोनों दो रास्ता होगा कि चाहे तो परिवार चुनो, चाहे तो प्रोफेशन चुनो, ऐसा नहीं है। आप दोनों साथ साथ कर सकते हैं। आज बहुत सारी महिला हर प्रोफेशन में है, जो घर भी संभाल रही है और जो काम भी संभाल रही है। अगर आप चाहते हो कि कल आपकी बातों पे अहमियत हो, अगर आप परिवार में कोई भी अपनी डिसीजन देना चाह रहे हो या राय भी देना चाह रहे हो, एक सुझाव भी देना चाह रहे हो, और चाहते हो कि लोग उनको जब सुने गौर से इस पुरुष प्रधान प्रदेश में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब कि तुम खुद से कमाने का कोई स्रोत हो, कि हर चीज के लिए तुम किसी एक ही इंसान पे, चाहे वो पिता हो या भाई हो या पति हो, सिर्फ उन्हीं पे मत डिपेंडेंट रहो कि वहीं से वही करेंगे। अगर तुम खुद से भी कमाओगे, कोई भी इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आगे अचीव करते हो, कुछ और प्रोफेशन में कोई नौकरी पा लेते हो, तो सोचो उनको भी कितना हेल्प होगा ना। ऐसे सिर्फ पापा ही कमा रहे हैं, 4 बच्चे को पाल रहे हैं, उनकी कितनी मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर तुम भी करोगे, साथ में कुछ और जमा कर पाओगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। तो ये आप जब प्रोफेशन करते हो तो आप घर को भी देख रहे हो, घर का भी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ा अच्छा कर रहे हो, और तब आपको बोर्ड से आप अपनी बात रख भी सकते हो। एक कॉन्फिडेंस आता है जो बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है
कि कभी भी ये तुम लोग जिस फेज ऑफ में हो लाइफ के, इसमें अभी तक तो घर पे पेरेंट्स की छत्र छाया में रहे हो, अब वो कदम लेना है तुम्हें जिससे तुम बाहर की दुनिया से जुड़ोगे। इसके लिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है, और ये आत्मविश्वास ज्ञान से आता है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है और वो कॉन्फिडेंस है कि हम आगे अचीव कर सकते हैं, तो एक नए प्रोफेशन को कभी भी तुम लोग उस जगह में जा सकते हो। एक वो राह ले सकते हो जिसने आज तक कभी गए नहीं हो, नहीं पता। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं नए कॉलेज गई, नए स्टेट में गई, नए जहाँ लोग दूसरी भाषा भी बोल रहे हैं, पर हम वहां जाकर के कि कर लेंगे, नहीं होगा तो है ना घर में परिवार वाले, तुम उनसे पूछोगे, वो लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। वो हैं तुम्हारे यहाँ प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, इतने सीनियर्स होंगे, सबसे हेल्प ले सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम अकेले हो किसी भी राह में अगर जा रहे हो तो। लेकिन ये कदम, जो पहला कदम है कि वो आत्मविश्वास से बढ़ा करके कि हाँ बाहर की दुनिया देखो, इतना पढ़े हो, इसको कैसे अपने जीवन में लाएंगे, उसको कैसे यूटिलाइज करें कि खुद का और ये दायरा बढ़े, और अगर उससे कमाने का स्रोत निकल सकता है तो बहुत ही बढ़िया है कि तुम अपने परिवार के लिए और ज्यादा कर सकते हो। ऐसे अगर तुम्हारे शौहर, मान लो कल शादी होती है, शौहर कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, अगर तुम भी साथ में अगर उनको कमा करके दोगे तो अपने बच्चों का भविष्य और कितना बेहतर हो सकता है ना। इसको इस तरह से देखो, और कभी ना सोचो कि बस 10 तक तो पढ़ लिया ना, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। ये नहीं, आगे पढ़ने से बहुत तरीके का ज्ञान बढ़ेगा। जो हम लोग स्कूल की शिक्षा लेते हैं ना, उससे ज्यादा बढ़ेगा। बाहर किताब की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि लोगों से मिल करके उन लोगों का क्या नजरिया है, क्या क्या चीज अचीव कर सकते हैं समाज में। महिलाएं कहाँ कहाँ आज नहीं गई हैं, स्पेस तक चली गई है ना। तो वहाँ आप एक कदम तो बढ़ाओ, हौसला रख करके पढ़ाई को सिर्फ 10वीं तक का मत सीमित करो, आगे देखो, और हर क्षेत्र में तुमको उसके लिए मिलेगा। आजकल कानून हर क्षेत्र में आया है कि वुमेन को, जो भी फीमेल वहां बाहर वर्क करती है, उनको सेफ गार्ड के सिक्योरिटी जो इशू रहती है ना, उससे कैसे तुम लोग निपटोगे। बहुत सारे लॉज बन गए हैं कि अगर कहीं तुम काम कर रहे हो, ये जो सिक्योरिटी की इशू जो सबसे पहले तुम लोगों में आ जाती है कि परिवार से कि वो कहेंगे अरे भाई लड़की जा रही है बाहर, सेफ तो रहेगी, सही तो रहेगी। तो अगर कोई तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात करे या इवन कोई गलत फोटो भी दिखाए ना, सीधा तुम उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, या कहीं नौकरी कर रहे हो जहाँ काम करते हैं, वहां पर हमेशा एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रहती है। वहां पे तुम अगर उस कंप्लेंट को दर्ज करोगे, उसकी त्वरित सुनवाई होकर के सीधा जो तुम्हारे साथ गलत करता है उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। ये कोई पुलिस का चक्कर नहीं बनेगा जिससे घबराने की बात है। लेकिन तुम लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के काम कर सको, बाहर निकल सको, ये तुम लोगों के लिए ही बना है। तो इस चीजों से घबराना नहीं। एक सवाल है जो आप सोचते हैं कि लड़कियों के लिए जरूरी है सुनना। कुछ केसेस जो मतलब जिनको आप डिस्कस कर सकती हैं, छोटे मोटे केसेस जो आपने ऐसे किए होंगे जिनको मतलब बहुत डिटेल में जाने की वो नहीं है, या जो आप डिस्कस कर सकती हैं। नाम की जरूरत नहीं है नाम बताने की। अगर वो कुछ केसेस के एग्जांपल्स दे दें लोगों के, किस तरह के केसेस आपने लड़े हैं, तो वो अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। मैंने कई तरीके के केसेस किए जिसमें फीमेल राइट्स इन्वॉल्व हैं। कुछ तो आपके ही बराबर या आपसे थोड़े ही कुछ साल बड़ी लड़की के हैं। ये बहुत चर्चित केस था, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मुझे असाइन किया था ये केस। ये एक स्टूडेंट की कहानी है जो 12th जो ग्रेजुएट हैं। उन्हें बाहर जाके और आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत संकीर्ण थे, वो नहीं चाहते थे कि आगे करें। बहुत ब्रूटली उन्हें
मारा जाता था, रूम में बंद करके रखा जाता था कि नहीं जाना है, आगे आपको नहीं पढ़ना है, और आप जाएंगी वहां तो बिगड़ जाएंगी, जो आम तौर पे सब लोग कहते हैं कि बिगड़ जाएंगे लड़के लड़कियां, तो आपको नहीं जाना, यहीं रहना है। उस लड़की ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई। आजकल अगर आप एक का चिट्ठी भी लिख देते हैं कोर्ट के नाम, जज के नाम, मतलब चीफ जस्टिस करके एड्रेस करके पोस्ट भी कर दी है, पोस्ट कार्ड भी अगर आप देते हैं तो उसको संज्ञान लिया जाता है। ये लड़की ने भी ऐसे ही कुछ पोस्ट किया था जिसका न्यूज़पेपर में भी आया है खबर, और चीफ जस्टिस ने भी इसका संज्ञान लिया। इनके जो फादर थे वो उच्च पद पे थे, फिर भी उनको तुरंत कॉल कराया गया। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर के बुलाया और कहा कि वो लड़की को सीधा आप प्रेजेंट करिए मेरे पास। बोले नहीं वो ठीक है, अपने मामा के यहाँ सही है। बोले नहीं आप लाइए कोर्ट में, यहाँ पे मिलना चाहूंगा। कोर्ट में आए और उसी समय उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स से हटा करके फिर कोर्ट ने ले ली कि उन्होंने मुझे दिया कि आप यहाँ हॉस्टल में इनको भी रखिए, इसकी आगे की पढ़ाई का भी हम देखेंगे कि जब तक ये मैटर पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, ये लड़की को अभी घर पे नहीं भेजेंगे। पता नहीं है इसके पेरेंट्स क्या करते हैं इसके साथ, कहीं बुरा ना हो जाए, इसके लिए रखा था। उस लड़की के पास उस समय 1 रुपए भी नहीं था। तो हम कोर्ट ने कहा कि हम इस जज साहब इतने थे, मतलब देखिए आप लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने कहा हम इसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाएंगे, जो कपड़ा चाहिए देंगे, ये मेरे साथ रहेगी अभी यहाँ हॉस्टल में। लेकिन अगर ये बोल रही है कि इसके साथ मारपीट हुआ है, इसको टॉर्चर दिया जा रहा है, तो अभी आपके साथ तो ये नहीं जाएगी। और 1 हफ्ता बाद जब वापस सुनवाई हुई और पेरेंट्स कहे कि अच्छा ठीक है, हम नहीं करेंगे इसके साथ कोई बदसलूकी और हम छोड़ देंगे इसको, मतलब जो चाहती है करने देंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप कर दीजिएगा। इसके सारे डिग्री सर्टिफिकेट जो पढ़ाई की थी वो भी उन्होंने पेरेंट्स का रखे हुए थे कि हम वापस देंगे नहीं तो कोर्ट क्या कर लेगा, अगर हम इसकी डिग्री सर्टिफिकेट ही रख लेंगे तो ये आगे पढ़ाई नहीं कर सकेगी, नौकरी नहीं कर सकती है। हर जगह डिग्री सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, वो नहीं दे रहे थे। कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन दिया कि कल के कल आप वापस दीजिएगा। एंड फिर वो लड़की भी उनकी मतलब कस्टडी से हटाया गया कि वो सेफली पढ़ाई कर सके। आज के डेट में वो लड़की दिल्ली में वो भी वकीली है, उस समय तो बेचारी स्टूडेंट थी लेकिन अब वो वकील है और दिल्ली में वो काम कर रही है बहुत अच्छा। जहां तक मुझे पता है वो एडवोकेट क्लर्क है एक जज के साथ, और अब उसके परिवार उसको मानता है और उसको अपना चुका है और अच्छे से रहेगी। तो ये तो आप लोग से ही जुड़े हुए जो उसने इनिशियल स्ट्रगल किया कि हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, मुझे आगे करने दिया जाए, तो आज देखिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी है। कोर्ट ने उसका साथ दिया कि हाँ तुम्हारे सारे जो पढ़ाई है वो वेस्ट ना जाए, ये तुम्हारे डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ है, अब तुम आगे की पढ़ाई करो और हम लोग साथ हैं। और उसके लिए पुलिस का भी रखा गया था कि कोई इसको परेशान नहीं करेगा, अगर कोई करेगा ये सीधा कॉल करेंगे, तुरंत करेंगे। तो ये न्यायपालिका ने उसके लिए ये कदम उठाया। वैसे ही अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक और केस है, और ये बहुत ही कॉमन केस है जिसमें कि कई बार फीमेल जो घर में मतलब शादी हो जाती है एंड सास ससुर परिवार वाले टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, डाउरी दीजिए, कि नहीं तो खाना नहीं मिलेगा 2 टाइम का, या ये बेटी ही क्यों जन्मी दिए हैं, बेटा क्यों नहीं मिला, इस टाइप के तो बहुत सारे केसेस आते हैं और इसके लिए भी कानून बहुत सख्त है। इसके लिए आपको आईपीसी में तो ये इंडियन पीनल कोड होता है जिसमें सारे पनिशमेंट लिखे हुए हैं और उसके सजाएं भी लिखी हुई हैं। वैसे ही आपके एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है कि घरेलू हिंसा अगर कोई आपके साथ करता है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं और इसकी त्वरित कार्रवाई होती है, 60 दिनों के अंदर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं है कि वो एक पत्नी ही हो, वो कोई भी फीमेल हो सकती है जो घर में अपने हाउस होल्ड में किसी तरीके का टॉर्चर वो फेस कर रही हो।
इसमें अगर आप कंप्लेन करते हैं तो कोर्ट का जो नजरिया होता है कि वो सबसे पहले आपकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, और दूसरा जो जिनके खिलाफ आपके कंप्लेंट है उनको हिरासत में लेकर के उनको रखेगा, ताकि वो आप पर कभी वो किसी तरीके से हिंसा ना कर सके। अगर आपको घर में खाना भी वहां नहीं दे रहा है हिंसा के खिलाफ, वो भी हिंसा में आएगा कि आप उस घर में और आपको खाना भी नहीं दिया जा रहा 2 टाइम का, तो वो भी आता है। आपको दूसरे घर में सेफ जगह रहने का भी वो प्रावधान देगा कि जब तक केस चला दूसरी जगह रहो, ताकि और आपको खाना मिलेगा अगर आप नहीं भी रह रहे हो। मेंटेनेंस भी है कि आपके जिसकी वो आप दायित्व में आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो अगर वो हिंसा कर रहे हैं तो, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड है, तो उनको आपको हर महीने रोजाना भत्ता के हिसाब से पैसा देगा कि आप गुजारा कर सकिए अपना। क्या आपको जरूरी है, मेडिकल नीड्स है, क्या आपको खाना खाने का है, अगर कोई बच्चे भी है साथ में तो उनको भी पढ़ने का, उनके भी हेल्थ नीड्स का, और ये सब चीज का प्रावधान है। और ये सब चीज कोर्ट ने दिया है। जो लोग ने भी हिम्मत करके आवाज उठाई है उन सबको ये चीज दिया गया है। ये सारा जो कानून है ना, वो ज्यादातर महिलाओं को ये तकलीफ ना हो सके उनके प्रति ही बना है, उन्हीं की तरफ झुकाव ही ज्यादा है। इसमें ज्यादा एविडेंसेस या कैसे हम प्रूव करेंगे, वो सब उनका काम है कि वो जो आपके अग्रेसर है, जो मतलब वो काम कर रहा, कोई वायलेंस का काम कर रहे हैं, अब वो दिखाएं, उन पर वो बर्डन जाएगा कि क्यों नहीं, क्या उन्होंने वाकई में हाथ नहीं उठाया था, क्या उन्होंने वाकई में आपको घर से नहीं निकाला था, क्या उन्होंने वाकई में डाउरी के लिए नहीं किया गया था आपको प्रताड़ित। तो ये सबके खिलाफ कानून है। बस है एक कदम कि आप इसकी शिकायत अधिकारी तक पहुंचा सकें, पुलिस केस कर दें या कहीं भी कंप्लेंट अगर आपकी दर्ज होती है तो उसकी सुनवाई होती है। और ये हर लेवल पर है ना, रिश्वत कोई ये डाउरी कोई मांग सकता है आपसे, ना आपको देना चाहिए। ये कानूनन अपराध है, क्योंकि समाज में एक महिला को और एक पुरुष को बराबर समझा गया है, बराबर का दर्जा दिया गया है, और वो महिलाएं भी अपने पुरुष प्रधान के बराबर आ सके समाज में, चाहे वो नौकरी में हो या सोसाइटल का स्टेटस जो है आ सके। उसी के लिए ये कानून बनाए गए हैं कि आप लोग वो चीज से वंचित ना रहें। ये शिक्षा पर जैसे सबका अधिकार है, वैसा ही आपके हर जीवन के हर पहलुओं में आप लोगों का बराबर अधिकार है, कोई किसी से कम नहीं है। और जहां भी आपको लगे कि आपकी राइट्स को हैम्पर हो रहा है, कोई ना कोई आपको वो परेशान कर रहा है, तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। अब कोई किसी को कोई सवाल पूछना है मैम से? हाँ, पूछना है, बोलो। क्या पूछना होगा? हाँ, अभी आप लोगों के करिकुलम में सिविक्स होता होगा, सोशल स्टडीज। इसमें जो आप लोग पढ़ते हैं कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ये हमारे प्रियम्बल की बात या आर्टिकल 12, 14, ये सब ही जो चुनिंदा पेपर्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, इसको लेकर के आपका एग्जाम होता है आफ्टर 12th। क्लैट कहलाता है, ये कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। 12th पास स्टूडेंट जो होते हैं या 12th अपीयरिंग जो होते हैं, वही लोग इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेट होता है। वो चाहे 5 साल का कोर्स होगा, कुछ जगह पे 3 साल का होता है, जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद कोई भी स्नातक से आप ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद 3 साल का कोर्स चाहे तो आप करेंगे तो लॉ की डिग्री मिलती है। 5 साल की डिग्री आपको 12th पास से ही मिल जाती है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। वो 5 साल में आपका
लॉ ग्रेजुएट ही डिग्री ही मिलेगी इससे। तो आप कंपटीशन एग्जाम आजकल 12th के बाद होने लगा है, जैसे मेडिकल का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, वैसे लॉ के लिए क्लैट करके एग्जाम आता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि क्लैट के अलावा वो लोग अपने स्टेट के लेवल ऑफ एग्जाम देते हैं, CTET कहते हैं। पर ये सब आपको मार्च में फॉर्म्स कभी मिलेंगे आपको 12th का, जो आप मार्च का एग्जाम देते हैं बोर्ड वाला, उसी समय एग्जाम्स का ये भरा जाता है। और एग्जाम्स के होते हैं मई में, एंड जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता है। जब आप लोग रिजल्ट आते हैं उसके बाद से सेशन स्टार्ट होता है, जो 5 साल का कोर्स है। जब आप लॉ की डिग्री ले लेते हैं, इसके बाद आपको एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें एनरोल होना पड़ता है। उसका भी एक एग्जाम, पर वो ओपन बुक एग्जाम होता है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसमें आपको टिक टिक ही मारना है। ओपन बुक में होता है कि आपकी किताब खोल करके भी आप उसका जवाब ले सकते हैं। आप किताब ले जाना आपको अलाउड होगा, जैसे एग्जाम में मना होता है ना, ओपन बुक में होता है कि आप किताब अपनी जो कंसर्न सब्जेक्ट की आप ले जा सकते हो, पर उतने ही समय सीमा के अंदर आपको सबका जवाब देना है। तो अब वो आप पर है कि अगर आप पहले से नहीं पढ़े तो वो किताब ही खोलने में शायद समय चला जाएगा, कि जब तक किताब खोलिएगा और आंसर ढूंढिएगा जवाब क्या है उसमें ही चला जाएगा। इसलिए पढ़ना तो उसमें भी पड़ेगा ही आपको। पर वो एक आप एग्जाम क्लियर करते हैं, तब फिर आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी बैंक में भी एज अ लॉ ऑफिसर जा सकते हैं, उसके लिए बैंक का एक स्पेशल ऑफिसर एग्जाम आता है, वो दे सकते हैं, तो आप बैंक में एक लॉयर बन सकते हैं। अगर आपका मन करे कॉर्पोरेट में, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी, उन लोगों को भी कानून के हिसाब से कैसे वो अपना फंक्शन करें, किस कंपनी के साथ वो टाई अप करें, क्या उनका अग्रीमेंट सही है कि नहीं, उसके लिए भी उनको एक लॉ के नॉलेजेबल इंसान की जरूरत होती है, जिनको लीगल नॉलेज हो। तो वैसे लोगों भी हायर करते हैं वो भी आपके जब 5 साल का जो आपका कोर्स चल रहा होता है, उसके आखिरी साल में प्लेसमेंट्स होता है कि आप कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई करिएगा, तो वो आपको वहीं से कॉलेज से ही उठा लेते हैं कि जैसे आपका 5 साल का डिग्री खत्म होगा, फिर वो सीधा कंपनी में आप चले जाइएगा, फिर वहाँ उनके साथ काम करिएगा। ये एक अलग ऑप्शन होता है। कुछ ऑप्शंस जो मैं कर रही हूँ वो लिटिगेशन वाले ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि मैं यहाँ जब बार काउंसिल से सब एनरोलमेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ हर स्टेट का एक अलग बार काउंसिल होता है, उसमें हम एनरोल करके हम यहाँ के कोई भी केसेस जो कॉमन पीपल हुए, जिसके हम डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, जैसे आपका कोई काम हुआ, कोई आपका प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपके घर में सामने नाला बह रहा है और उसकी बदबू से पूरे सोसाइटी में बीमारियां फैल रही हो, तो ये भी काम है कि स्टेट एज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है कि वो देखे कि सफाई मेंटेन हो। अगर उनके रहते हुए अगर स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल साफ नहीं कर रहे नाला, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, तो उसके खिलाफ भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो नाला बहे और वहाँ बीमारियां फैल जाए, तो वो केसेस भी आ जाते हैं कोर्ट में। उसके लिए आपके तरफ से वकील के लिए हम सलाहकार आपका केस रखने के लिए कि किस किस कानून के धाराओं के उल्लंघन हो रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको नाला को साफ नहीं करा रही है, वो भी उल्लंघन होता है और उसके लिए ही अर्जी दाखिल होती है कोर्ट में। वैसा ही काम मैं कर रही हूँ। तो आप इसमें आपका स्वतंत्र रहते हैं कि आपके डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आप कोई कंपनी से जुड़े होते हैं, तो उस कंपनी से जुड़ा हुआ ही आप केस देखते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने बताया, बैंक में आप जाते हो तो वो बैंक रिलेटेड होता है। ये सब हम एक एज अ लॉयर वाले प्रोफेशन हुए। लेकिन जब आप कानून की डिग्री हासिल कर लेते हो तो आपके पास इसके अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं जॉब के, जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो लीगल, आप वहाँ लेक्चरर बन सकते हो। उसके लिए आपको मास्टर्स भी करना पड़ेगा, ये तो ग्रेजुएट की डिग्री भी आपकी, फिर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आप किसी कॉलेज में साथ में पढ़ा भी सकते हो वहाँ पर भी। और इसके अलावा
आप ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के आते हैं, वैसे ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब जज बनने के एग्जाम भी आते हैं। तो आप जज बनने वाला एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसको सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है। जो जस्ट पास आउट जो होते हैं वो लोग ये एग्जाम देते हैं, और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में ब्लॉक में आप वहाँ के जज बन जाते हैं। हर जिले के आपके वहाँ पे आप एज ए जज प्रैक्टिस हो सकते हैं। तो ये सिर्फ आप 5 साल का लॉ कोर्स करने के बाद ही आप एक उस न्यायिक पद पे आ जाते हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। तो ये चुनाव भी आप कर सकते हैं, और इसमें इतनी ऑप्शंस है जॉब के। एक ही डिग्री लेने से आप देखिए कि आप कितने सारे फील्ड में जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, और एक लॉ कुछ अलग नहीं है, ये एक कॉमन सेंस या रीजनिंग पर बेस्ड ही सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि अगर वो कह रहा है कि ये चुरा रही है नहीं चुरा रही है, तो आप खुद ही सोचोगे कैसे करें। तो आप घर में सुलझाते हैं मसले। अगर आपके भाई झगड़ रहे हैं तो आप कैसे मसले सुलझाते हो, वही काम ये करते हैं। पर इसमें कुछ और हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि हम जान सकें कि किस प्रावधानों के बेसिस पे ये होता है। लेकिन ये लॉ तो हम लोग आम तौर पे जो हम लोग घर पे भी वो काम कर रहे हैं। अगर आपके 2 भाई झगड़ रहे तो आप कैसे बीच में एक मध्यस्थता बन करके आते हैं, कहते हैं अरे भाई अच्छा इसको ये माफ कर दो, अच्छा तुम इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लो, अच्छा तुम इसमें कर दो, करके सुलझाते हैं ना मसला। यही काम होता है, बस इसकी एक कानूनी पढ़ाई होती है। ये करके आप इस प्रोफेशन में बहुत नाम कमा सकते हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप इस प्रोफेशन में आए और मैम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और वो सब चीज़ें को तुम याद रखना, सबको लिखना है, ठीक है ना। तो मैम से थैंक यू कहो। और अभी वकील क्यों बनना चाह रही थी आप? वकील क्यों बनना चाह रही थी? वकील बनने के लिए देखो, ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। जो वकील बनेगा उसकी पढ़ाई हमेशा जारी रहती है। कॉलेज में 5 साल पढ़ ली, फिर किताब से नाता नहीं टूटता है। उसके बाद भी जब हम लोग आते हैं प्रोफेशन में, इतने लॉज जो चेंज होते रहते हैं, जजमेंट आते हैं, कोर्ट के जजमेंट जो भी आते हैं वो भी हमारे लिए कानून ही बनते हैं। तो हमें सबकी जानकारी रखनी पड़ती है, इसलिए हम लोग आज भी पढ़ते हैं उन चीज़ों को। और ये पढ़ना में इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि तुम मेरे पास आई और मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम किया, फिर वो जो खुशी रहती है कि थैंक यू मैम ये हो गया, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। कि वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जब हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट हमसे खुश है। हमने तो शायद तुम्हारा एक ही केस किया हो, ज़्यादा नहीं किया हो, लेकिन जब ऐसे ही एक समूह में सभी लोग आते हैं और बोलते नहीं मैडम ये थैंक यू, आप पे विश्वास है। हमारा प्रोफेशन विश्वास पे चलता है पूरी तरह से। जिस तरह से डॉक्टर का चलता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई दे दे और आपको विश्वास है कि दवाई से ठीक हो जाएंगे, वैसे ही हमारे प्रोफेशन में है कि अगर वो कोई क्लाइंट आता है वो बहुत ही परेशान होकर आता है, कोई छोटे मसले तो वो लोग घर में आपस में पंचायत मुखिया में सुलझा सकता है,
जब वो हमारे पास आता है तो वो इतना दुखी परेशान होता है, बहुत लोग रोते रहते हैं कि कुछ करिए, हमारे पास रोजगार का यही जमीन था, ये जमीन हमसे जा रही है, या यही शादी करके पूरी जमा पूंजी करके शादी कराई थी और वो लड़के ने इसे छोड़ दिया, या ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसके लिए लड़ते हैं, कोर्ट में रखते हैं अर्जी कि देखिए ये सब गलती हो रही है और कोर्ट वाकई में डायरेक्शन देती है कि नहीं, इनको ये मिलना चाहिए, ये इनका हक है, हक नहीं छीना जा सकता है। तो मतलब क्लाइंट को तो लगता होगा शायद कि हम लोग तो ऐसे ही इनके तो पास बहुत केस है, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता होगा, पर हमें बहुत खुशी मिलती है जब वाकई में उनके लिए होती है, शायद उनसे ज्यादा हमें मिलती है। तो ये जो सेंस है ना वो सब में नहीं आती, सारे जब में कि आप पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं और उससे खुशी आपको मिल रही है। मैम, जो कोर्ट में जो मसले आते हैं उन्हें आप कैसे सॉल्व करती हैं? देखो, कोर्ट में जो मसले आते हैं वो सॉल्व करने के लिए तो जज साहब रहते हैं, हमारा काम रहता है उनकी पैरवी करना। लेकिन हमारी यही रहती है कि पूरी जो पढ़ाई हमने बताई कि जो हमने कॉलेज में पढ़ा, इस पढ़ाई के लिए पढ़ाई की, लॉ डिग्री हासिल करने के लिए, या जो जजमेंट लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के आते हैं उनकी जो अध्ययन की, उन सबको अपने केस में कैसे अप्लाई करके सामने वाले को कन्विंस करें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा और ये कानून कहता है, आप कृपया करके हमारे पक्ष में ही आदेश दें। ये काम हमारा रहता है कि वो चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए, अपनी कोशिश करने में कमी नहीं आनी चाहिए। आगे क्या लिखा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर अपनी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। ये काम हम लोग करते जरूर हैं। जब हम लोग जैसे मैंने तुम्हें बताया, हम लोग जब नए जगह गए, ना वो जगह पता था, ना लोग मेरे जान पहचान के थे, तो वो सब इनिशियल हर्डल होता है। लगता है यहाँ से अभी भी जैसे तुम लोग आए हो अपने अपने गांव से पटना में, तो कैसे लग रहा है कि भुला जाएंगे, मैम नहीं रहेंगी तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ, अरे वो रहेगी तो। लेकिन थोड़े ही दिन में आप वो चीज सीख जाते हो। ये एक आत्मविश्वास रखना पड़ेगा कि जो आज तक की शिक्षा है हमारे लिए हमने हासिल की है, इससे हम आगे का कदम ही उठा के आगे बढ़ सकते हैं। वो आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो ज्ञान है यही हमें आत्मविश्वास देता है। इसी से हम आगे का जो भी मुश्किल आती है, अगर वो आत्मविश्वास नहीं रहता, या परिवार का सपोर्ट नहीं होता, या गाइडेंस सही नहीं मिलते, जो हमारे शिक्षक ने हमें बचपन से गाइड किए हैं कि ये ऐसे करो, ये एक था कि कहीं अगर मान लीजिए हम लड़खड़ाएंगे तो मेरे परिवार है जो हमको हेल्प कर देगा, या हमारे टीचर्स हैं कि अगर उनसे पूछेंगे कि मैम नहीं समझ में आ रहा तो वो हमें हेल्प कर देगी। तो आप कभी भी अपने किसी भी क्षेत्र में जाएं, कभी खुद को अकेला ना समझें। यहाँ सभी लोग आपको हेल्प करने के लिए आज आपको इस मुकाम तक लाए हैं, बाहर के लोगों से मिला करके और शिक्षा का अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। तो आगे भी आप कभी भी किसी केस में भी रहें, कहीं भी कोई कठिनाई हो, एक आवाज देकर देखिएगा, सब आपके हेल्प में आएंगे। ये विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात जो मैम बता रही थी कि वो अपने में विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है, अपने ऊपर भी रखना है। और रही वकालत पढ़ने की बात, तो ये भी एक पैशन होता है, अंदर से एक चाह होती है कि करना है, क्योंकि हर रोज पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पढ़ के एग्जाम दे के खत्म। हर बार क्योंकि हर चीज़ में तब्दीली आती है, लॉ में तब्दीली आती रहती है, तो लॉज में तब्दीली आती है, तो यही करना होगा कि पढ़ते रहना होगा। तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम उस राह पे चल सकते हैं और हम उस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे कि लोगों की मदद भी करें और अपनी पढ़ाई भी ना छोड़ें, तो फिर ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। वो अपना पैशन जुनून होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि क्या कर रहे हो, मुझे खुशी मिलती है। जो चीज करने में खुशी मिलती है उससे कभी लगता नहीं है ना कि 2 घंटा से कर रहे हैं, 4 घंटा से कर रहे हैं, तब तो आप करते रहते हैं ना, मजा आता है ना। लॉ
मजेदार सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हर एक केस रोज दिन हम लोग करते हैं, एक केस से दूसरा ही होता है, अलग ही कहानी होती है। हर लोगों की कहानी सुनते हैं, उसमें अपने एक नए दुख दर्द के साथ आता है, वो अलग ही होती है। तो कोई भी दिन बोरिंग सा नहीं आता, हर में नए नए चैलेंजेस आते हैं। जो आप ये करने का, अगर आपको लगता है कि नए चैलेंजेस रोज दिन आप उसको फेस करेंगे, नए नए कहानियां, उनके किरदार, उनकी बैकग्राउंड को जानेंगे, क्या आप उसके लिए कर सकते हैं कि उनका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सके। यही बेसिकली ये तो दूसरों की मदद कर रही है, यही कर रही है। कुछ थोड़ा सा जो अपने जीवन में कर सकते हैं, हाँ, उसमें जरूर करते हैं और खुशी मिलती है कि चलो अगर एक इंसान भी इससे मोटिवेटेड फील करे, हाँ, तो मतलब वही कमाई है, वही पूंजी है। क्योंकि पैसा आते जाते रहेगा, वो पूंजी नहीं होती है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पर वो जो रात की जो चैन की नींद होती है ना, वो पैसों से नहीं, वो यही काम से मिलती है। जो मैम कर रही हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को उस हार्ड कंडीशन में जाके, बहुत छोटा सा कर रहे हैं, लेकिन मैम आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप कैसे इतने लोगों से जुड़ पाई, उनको अपने स्कूल में ला पाए, रिटेन कर पा रही हैं, उनको सिखाना। और ये तो कहने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से आपको वहाँ कठिनाइयाँ हुई होंगी, सबको रिटेन करना क्लास में, पेरेंट्स को समझाना कि बच्चे भेजें, वो आसान कार्य ये सब हमारी फैमिली के बच्चे हो चुके हैं ना अब तो। अब जो पास होके चली गई है, उनको उन तक को याद करते रहते हैं, है ना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम एक सवाल पूछना। हाँ हाँ जरूर बेटा। मैम आप मतलब वकील की पढ़ाई किए तो उसका ट्रेनिंग लेकर किए या कॉलेज में जाकर पढ़िए? कॉलेज में जाकर के पढ़ना हाँ, होगा। कोचिंग। अच्छा, कोचिंग नहीं किया था कभी भी। हम लोग जो 12th तक पढ़ते हैं ना, आप 12वीं में पढ़िएगा ना, वही पेपर जो आपके जो मूल बेसिक जो बनते हैं एजुकेशन, वो इसी से पढ़ते। चाहे कोई भी कंपटीशन लीजिए, ये जो आपका बेसिक एजुकेशन होता है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, इंग्लिश का हो या इकोनॉमिक्स का हो, यही आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जब 12वीं कर लोगी, उसके बाद वकालत की उसमें जाना चाहती हो, वो पढ़ सकती हो, 5 साल का होता है। या किसी दूसरी लाइन में जाना मेडिकल चाहिए होगा तो मेडिकल का भी 12वीं के बाद होता है, इंजीनियरिंग भी 12वीं के बाद होता है। तो 12वीं तक पढ़ाई जरूर करो, और उसके बाद जो स्ट्रीम में तुम्हें लगता है कि करने से पैशन है कि हाँ हम कर सकेंगे, उतना दिन हम पढ़ सकेंगे, उतना समय दे सकेंगे, तो वो वाले स्ट्रीम को सिलेक्ट करो अपने लाइफनेस के हिसाब से, ताकि उसको करने में तुम्हें ये नहीं लगे ओ गॉड अभी भी करना है। ये सिखाना भी जुनून होना चाहिए, दिल के अंदर एक वो होना चाहिए कि हाँ हमको अब यही करना है, यही पसंद है, यही पसंद है, जिससे खुशी मिलती है, जिससे खुशी मिले उसी को अपना करियर बना लो।